बादल, तुम्हारी माँ अभी तक शाही महल पर कब्जा जमाए बैठी है। जब तक वो जिंदा है हम इस शाही महल में इकट्ठे नहीं रह सकते। नीली, मेरी जान, तुम चिंता नहीं करो, और खजाना भी। बादल कौवा नीली कवि से ऐसे हंस हंस कर बातें कर रहा था। शाम को बादल कौवा अपने घर जाता है। पति जी, आप आ गए, बैठिए, मैं अभी खाना लेकर आती हूँ। बिजली, माँ कहाँ है? माँ जी तो अपने कमरे में है। अच्छा अच्छा, ठीक है, जल्दी से भोजन दो, मुझे बहुत भूख लगी है। रात हो जाती है। जब बिजली कभी सो जाती है तो बादल कौवा अपनी माँ के पास जाता है। माँ जी, आप अभी तक जाग रही हैं? हाँ बेटा, क्या करूँ, बूढ़ी हो गई हूँ, नींद नहीं आ रही थी। अगली सुबह बिजली कभी घबरा जाती है क्योंकि उसकी सास घर पर नहीं थी। बादल, माँ जी कहाँ हैं? उनकी तो तबीयत भी ठीक नहीं थी और वो ठीक से उड़ भी नहीं पाती। फिर अचानक रात को वो कहाँ गायब हो गई? बिजली, मुझे क्या पता, मैं तो सो रहा था। हो सकता है माँ जी बाहर घूमने फिरने गई हो। अगर तुम्हें इतनी ही चिंता है तो जाकर देख लो माँ को। जरूर दाल में कुछ काला है। बादल को तो अपनी माँ की जरा भी चिंता है। उसी ने कुछ किया है माँ जी के साथ। वो तो पहले ही अपनी माँ से बहुत लड़ता था कि सारी जायदाद उसके नाम कर दे। बिजली बहन, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। हाँ हाँ बंटी भैया, बताइए क्या बात है। मैं जब कल दूसरे जंगल से आ रहा था तो रास्ते में नदी के किनारे बादल कौवे को नीली कवि के साथ देखा। वो पंखों में पंख डाले हंस हंस कर बातें कर रहे थे। हाय हाय, मुझे तो पहले ही बादल पे शक था कि वो जरूर किसी दूसरी कवि के चक्कर में है। तभी तो कभी मुझसे प्यार से बात नहीं की। बिजली बहन, चुप कर जाइए, चलिए माँ जी को ढूंढते हैं। हो ना हो ये उस लालची नीली कवि और बादल की कोई साजिश होगी। फिर बिजली कवि, बंटी चिड़ा और कोमल चिड़िया वहाँ से निकलते हैं। रास्ते में उन्हें कबूतर मिलता है। कबूतर भैया, क्या तुमने मेरी माँ जी को देखा है कहीं? नहीं नहीं, मैंने तुम्हारी माँ जी को कहीं नहीं देखा। कबूतर भैया, माँ जी रात से गायब है और वो अभी तक घर नहीं लौट कर आई। कवि बहन, शांत हो जाओ। तोता रात को घूम रहा था जंगल में, हो सकता है उसे कुछ मालूम हो। चलो उसी के पास चलकर पूछते हैं। फिर वो सभी पक्षी तोते के पास जाते हैं। तोते भैया, क्या आपने बिजली की सासू माँ को देखा है कहीं? हाँ हाँ, देखा था रात को मैंने। वो बादल कवि के साथ पुराने कुएं की ओर जा रही थी। बादल के साथ? मेरा शक सही निकला, ये सब किया कराया उस बादल का ही है। कैसा बेटा है जो अपनी माँ की जान का दुश्मन है। फिर वो सभी पक्षी वहाँ से पुराने कुएं की ओर जाते हैं। बिजली झांक कर कुएं में देखती है तो सावित्री कुएं में बेहोश थी। चिड़िया बहन, माँ जी अंदर है। फिर सभी पक्षी मिलकर लंबी लंबी बेलों की मदद से सावित्री को बाहर निकालते हैं। सावित्री जिंदा तो थी मगर उसकी एक टांग टूट चुकी थी और वो बोल भी नहीं पा रही थी। अपनी सास की ये हालत देखकर बिजली कवि को बादल कवि पर बहुत गुस्सा आता है। कोमल बहन, तुम माँ जी को अपने साथ अपने घर में ले जाओ और उनका ख्याल रखो। हम अभी इस काबिल नहीं है कि बादल और उस नीली कवि का सामना कर सकें। मैं नीले पहाड़ पर जा रही हूँ अपनी दादी से जादू सीखने। जब तक मैं वापस ना आऊँ तो बादल को पता नहीं चलना चाहिए कि माँ जी जिंदा है। ऐसा कहते हुए बिजली कवि नीले पहाड़ की गार में चली जाती है और बाकी सब पक्षी बूढ़ी माँ जी को लेकर अपने साथ चली जाती है। वो वापस आती है और तोते से कहती है, तोते भैया, ये सोने की तरह चमकता हुआ पत्थर जाकर बादल को दे दो। ऐसा कहते हुए बिजली कवि तोते के कान में कुछ कहती है। तोता वो पत्थर लेकर बादल कवि के पास जाता है। बादल कौवा अपने घर में नीली कवि के साथ बैठा हुआ था। ये देखो बादल, गजब हो गया। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि तुम्हारी माँ ने मुझे सच बताया था। क्या बताया था मेरी माँ ने तुम्हें? तुम्हारी माँ ने मुझे बताया था कि कुएं के पास वाले पेड़ में इनका पुश्तैनिक खजाना छुपा हुआ है। ये देखो, ये मैं सोने का पत्थर वहीं से लाया हूँ। ये देखकर वो दोनों दंग रह जाते हैं। ये देखकर नीली कवि की आंखों में लालच आ जाता है और वो बादल कवि से कहती है, चलो बादल, वो
सारा खजाना हमारा है, अभी जाकर ले लेते हैं। ये कहते ही वो दोनों वहाँ से उड़ जाते हैं। जैसे ही वो उस पेड़ की खोखर में जाते हैं तो अचानक बाहर से खोखर बंद हो जाती है। अरे बादल, ये क्या हो रहा है? मुझे तो तुम्हारी माँ की आवाज सुनाई दे रही है। तभी सावित्री वहाँ आती है। बादल, मेरी बेटी, मेरे पास आओ, कुएं में बहुत ठंड है। अपनी माँ को देखकर बादल कौवा चीखने लगता है। नहीं नहीं माँ, मुझे माफ कर दो, ये सब इस नीली कौवी का किया धरा है। इसी ने कहा था कि तुम्हें मारने से हमें खजाना मिलेगा। तभी बिजली कौवी वहाँ आती है। बादल, तुमने अपनी माँ को मारने की कोशिश की, अब मैं तुम्हें ऐसा मजा सिखाऊंगी कि तुम हमेशा याद रखोगे। ऐसा कहते हुए बिजली कौवी अपनी जादुई छड़ी घुमाती है और नीली कौवी को एक चमगादड़ में बदल देती है। नीली, तुम्हारी यही सजा है, अब तुम एक चमगादड़ बनकर ही रहोगी। और चिड़िया की सास को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। अब उनका परिवार फिर से खुशियों भरा हो गया था। बादल और बिजली को अब उस पीपल के पेड़ की तरफ देखने की भी हिम्मत नहीं थी। तो प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे शेयर करें और अपने घर वालों की कदर करें। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में। कोमल चिड़िया की शादी बादल कौवे से हो जाती है। पक्षियों के परिवार में ये रिश्ता अजीब था, लेकिन बादल कौवा दिल का बहुत अच्छा था, जो कोमल चिड़िया से बहुत प्यार करता था। लेकिन बादल कौवे की माँ सवित्री को ये रिश्ता पसंद नहीं था। वो चाहती थी कि बादल की शादी पड़ोस की बिजली कौवी से हो। बिजली कौवी कोमल चिड़िया को देखकर जल भुन रही थी, क्योंकि वो कौवे से शादी करके उसके बड़े घोंसले और प्रॉपर्टी पर कब्जा करना चाहती थी। जब तक ये चिड़िया इस घर में है, मैं बादल की जिंदगी में कभी जगह नहीं बना सकती। अब मुझे कुछ न कुछ तो करना ही होगा। ऐसा सोचते हुए बिजली कौवी चिड़िया की सास के पास जाती है और उसके कान भरने लगती है। अरे माँ जी, आपकी बहू तो बहुत चालाक निकली। हाय हाय माँ जी, ये सब सुनने से पहले मेरे कान क्यों नहीं फट गए? क्या बेटी, क्या सुना है तुमने? मुझे बताओ। माँ जी,